Hello and welcome back students in our new video. Today we are going to know about the format of journal. यानी अब आपने सोचा होगा अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सोचा समझा और जाना है जिसके बारे में कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है, टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या हैं और हम उनसे अब टाइप ऑफ अकाउंट जाने का एम हमारा यही था कि हम उससे आगे जर्नल एंट्रीज करेंगे और अपने अकाउंट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें तो किसी भी प्रकार की किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए, उसकी जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको उस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना जरूरी है। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज को अब आप रैंडमली एक कॉपी के पेज पर नहीं लिख सकते, वो चीजें आपकी सही नहीं होंगी। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मेट डेडिकेट किया गया, एक फॉर्मेट बताया गया, एक फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट आज हम बताएंगे और उसके साथ साथ आपको आज बताएंगे कि बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और जर्नल एंट्रीज में बेसिकली आने वाले टर्म्स से हम कैसे बचेंगे और उनके सॉल्यूशंस क्या है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक फॉर्मेट ऑफ जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। अब आप सोचेंगे 5 कॉलम क्यों होते हैं भाई, आप एक पर्टिकुलर कर लेते, डेट कर लेते, अमाउंट कर लेते, सेटल था मामला। लेकिन नहीं, इसमें हमारे 5 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम जो होता है, तो अब एक फ्लो चार्ट बना करके इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 5 कॉलम ड्रॉ किए हैं अलग अलग, 1 2 3 4 और 5। तो फर्स्ट कॉलम जैसा कि होता है डेट के लिए होता है। बेसिकली इससे हमको पता चलता है कि जो हमने एंट्री की है, जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री है, वो किस डेट में किस की गई है, उसका टाइम क्या था। तो हमको अगर फ्यूचर रेफरेंस में वापस आकर अपने अकाउंट चेक करने हो तो हम डेट के माध्यम से उसे जल्द से जल्द पा सकें। दूसरा कॉलम जो कि सबसे बड़ा, सबसे वाइड कॉलम होता है, वो कॉलम होता है पार्टिकुलर्स का, जिन्हें हिंदी में विवरण भी कहते हैं। विवरण, पार्टिकुलर्स का मतलब है कि वो टॉपिक जिसके बारे में बात हो रही है, वो विषय, उसको संदर्भित करके, उसको बड़ा करके, उसको ब्रीफली वो है क्या चीज उसको। और उसके बाद थर्ड कॉलम होता है हमारा एल एफ नंबर। अभी सबसे छोटा कॉलम होता है और इसकी मीनिंग एल एफ नंबर का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो का अर्थ है कि जब हम अपनी जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं तो फ्यूचर में हम इन्हें लेजर अकाउंट में, लेजर बुक में पोस्टिंग करेंगे। तो जब हम लेजर में से पोस्ट करेंगे तो वहां पे हमको खोजने के लिए दिक्कत ना हो कि ये जर्नल एंट्री हमने किस फोलियो में, किस फोलियो नंबर में ऐड की है। उसके लिए हम ये लेजर फोलियो कॉलम बनाते हैं। जनरली हम जब लेजर जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं अपने सॉल्व के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो उसमें हमको इस कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग को प्रॉपरली कर रहे हैं, तो आपको ये कॉलम बनाना जरूरी है और ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आते हैं। अब बचे 2 कॉलम। तो स्टूडेंट्स, पहला कॉलम होगा जो कि यहाँ पे चौथा कॉलम भी आएगा आपका, अमाउंट का। अब आप सोचेंगे कि चौथा कॉलम अगर अमाउंट का है तो पांचवा कॉलम किस चीज का होगा। दोस्तों, पांचवा कॉलम भी अमाउंट का ही होगा। अब चूंकि हम बात यहाँ जर्नल एंट्रीज की कर रहे हैं और अकाउंटिंग के हर सिस्टम में एंट्रीज हमेशा 2 पक्षों में की जाती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक ऋणी तथा दूसरा धनी। तो इसमें हमारा जो पहला कॉलम या फिर 4 नंबर का कॉलम होगा, ये डेबिट अमाउंट का होगा कि जब कोई अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो उस केस में हम यहाँ पे इसको लेंगे। एंड देन द सेकेंड वन इज, सेकेंड हम तब करेंगे, सेकेंड हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कि जो क्रेडिट एंट्रीज होंगी, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे, उसका अमाउंट पर्टिकुलर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब पर्टिकुलर से याद आया कि हमारा सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का एक सब कॉलम भी होता है जिसे हम नरेशन कॉलम बोलते हैं। नरेशन कॉलम बेसिकली कोई कॉलम नहीं होता। नरेशन कॉलम क्या है? नरेशन वो कॉलम है जर्नल एंट्री के बाद, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझाया था, नीचे ब्रैकेट में एक नरेशन लिखा हुआ था बीइंग करके, कि बीइंग कैश पेड, बीइंग स्टॉक सोल्ड, तो ऐसे करके जो भी कुछ लिखा हुआ था, तो उस नरेशन के लिए भी हमको इसी में एंट्री करनी होती है। अब इस फॉर्मेट को जानने के बाद आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल के लिए एक प्रॉपर जर्नल अकाउंट बनाएंगे, एक जर्नल एंट्री का अकाउंट बनाएंगे।
तो जब जर्नल का क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आता है, आपके पेपर में आता है कि आप जर्नल एंट्रीज कीजिए, तो उसमें जो सबसे पहली एंट्रीज होती है और जो हमने अभी आपको क्वेश्चन आपको शोन होगा स्क्रीन पे उसमें दिखाया, तो उसमें जो पहली एंट्री होती है वो है सीआर राम एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो सीआर राम एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, तब इस पूरे वर्ड में, इस पूरी लाइन में आपको क्या समझ में आता है कि एक तो अकाउंट हमारा साफ साफ नजर आ रहा है, वो है कैश। अब जब हम जर्नल एंट्रीज या किसी प्रकार का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम अपने आप को ना सोच करके बिजनेस को अपने आप को सोच करके करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि बिजनेस के रोल से, बिजनेस के नाम से अकाउंट बना रहे हैं। मतलब अब जो पैसा आ रहा है, जो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचा जाएगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस जो है वो प्रोप्राइटर से अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस की। तो अब इसमें क्या है कि सीआर राम एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री हमारी पहले डेट का कॉलम है, डेट आप देख लेंगे, तो 1 जैन है, तो इन द डेट ऑफ जनवरी फर्स्ट एंट्री इज द कैश अकाउंट डेबिटेड टू। अब टू में क्या करेंगे, टू में आपको लग रहा होगा कि इसमें एक पर्सनल अकाउंट दिया गया है सीआर राम एंड सन्स, तो सीआर राम एंड सन्स पर्सनल अकाउंट नहीं हो करके अब वो एक बिजनेस है। सीआर राम एंड सन्स की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, तो वो खुद एक अकाउंट नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे एक नए वर्ड का यूज करेंगे, जो कि आप आगे और भी सुनेंगे और भी समझेंगे। वो वर्ड है कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पूंजी, वो पैसे जिनसे बिजनेस स्टार्ट होता है या जो बिजनेस का बेस अमाउंट होता है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, और अमाउंट हमारा क्या है, अमाउंट है 50,000 रुपीज। अब जो डेबिट केस है, जो कैश है, कैश डेबिट है, तो उसका कॉलम हम डेबिट में लिखेंगे 50,000 रुपीज, और जो कैपिटल है, क्रेडिट है, तो उसको हम कैपिटल को क्रेडिट में लिखेंगे 50,000 रुपीज। अब जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया था कि पर्टिकुलर कॉलम में एक सब कॉलम और होता है नरेशन का। तो जबकि हमारी जर्नल एंट्री हो चुकी है, हमने कैश अकाउंट टू कैपिटल कर दिया है, बिजनेस स्टार्ट करने की फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने कर ली है, तो इसके बाद हमको इसका नरेशन भी लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर को या फ्यूचर रेफरेंस में जो भी हमारी बुक्स चेक करने वाला है या हम खुद ही देखने वाले हैं, तो हमको पता चले कि जर्नल एंट्री किस बेस पे की गई है, किस लिए की गई है। तो उसके लिए नरेशन इंपॉर्टेंट है, और नरेशन की मार्किंग भी अच्छी होती है, तो इसलिए हम नरेशन लिखेंगे, और नरेशन की शुरुआत हमेशा बीइंग से होती है। स्टूडेंट्स, ये नोट करने वाली बात है कि अगर आप नरेशन में बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो नरेशन में बीइंग लिखने के बाद अब आपका जो कोड था, जिस लाइन पे जो जनरल एंट्री थी, वही आप यहाँ पे लिख देंगे, बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश, और यहाँ पे हम इस कॉलम को क्लोज कर देंगे। नाउ गोइंग टू सेकेंड एंट्री। नाउ द सेकेंड एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जो कि ये लाइन है परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें आपने क्वेश्चन में देखा होगा, आप अपने क्वेश्चन को बाग पर से जाकर के पढ़ सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। तो गुड्स जो है वो परचेज किया जा रहा है, किस लिए, कैश किए। जैसे आप गुड्स क्या हो जाता है, गुड्स को हम डायरेक्ट गुड्स नहीं लिखते। अब इसके लिए एक छोटा सा आपका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में हम उसको क्लियर कर देंगे कि गुड्स क्या है। तो हम यहाँ पे इसको गुड्स ना लिख करके परचेस बनाएंगे। तो परचेस का मतलब क्या हुआ, परचेस मतलब गुड्स आ रहा है, बिजनेस में परचेस किया है, तो माल हम क्रय कर रहे हैं, माल हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारी संस्था में आ रहा है। तो नेक्स्ट डेट हम लिखेंगे जनवरी 2 में परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब सोचने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे परचेज अकाउंट कैसे आ गया। परचेज अकाउंट क्योंकि गुड्स जो है, गुड्स को गुड्स ना लिख करके कई और भागों में लिखा जाता है, कई और नामों से जाना जाता है, जिसे हम आगे आपको कंफर्म कर देंगे। तो परचेज लिखेंगे। परचेज के बाद अब क्या हो रहा है, परचेज कैसे की जा रही है, परचेज फॉर कैश। अब कैश के लिए अगर परचेज की जा रही है तो कैश क्या हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है, राइट, कैश बिजनेस से जा रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं किसी अदर पर्सन को या किसी अदर संस्था को पे कर रहे हैं। तो रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो कैश चूंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे हम टू कैश
अकाउंट कर देंगे। और चूंकि नरेशन हमको लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, नरेशन कुछ ना हो करके बस यहाँ पर ये हो जाएगा कि बी गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। और जो भी अमाउंट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपीज, उसको हम यहाँ पे एज इट इज डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में नोट कर देंगे। नाउ गोइंग ऑन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग ऑन द थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारी क्या है? थर्ड एंट्री अब आप देखेंगे थोड़ी सी ट्रिक एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो प्रीवियस एंट्री की थी हमने, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो वहां पे तो सिंपल सी बात थी, गुड्स खरीदा गया था कैश के लिए। लेकिन अब यहाँ पे कैश की बात नहीं होकर के सुभाष की बात हो रही है। सुभाष एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक पर्सनल अकाउंट। तो अब हम इसके लिए एंट्री किस तरीके से करेंगे? इसकी डेट है 4 जनवरी, तो 4 जनवरी में हम करेंगे फर्स्ट एंट्री। तो अब यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए परचेस अकाउंट, चूंकि अब आपको पता चल चुका होगा कि परचेस अकाउंट, परचेस हमेशा डेबिट ही होती है, क्योंकि परचेस का मतलब ही है व्हाट कम्स इन द बिजनेस। अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी प्रकार का गुड्स, कोई भी फर्नीचर, तो वो परचेस इन ही होगी। तो परचेस अकाउंट जब भी बनेगा, परचेस अकाउंट गुड्स के लिए बनता है, तो वो हमेशा डेबिटेड होगा। जहां बात परचेस की होगी तो वहां हम सीधे सीधे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिटेड कर देंगे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्रेडिट किसको करेंगे? अब क्रेडिट करने के लिए पिछली एंट्री में जो की थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश, वहां पे तो कैश अवेलेबल था। लेकिन जो ये एंट्री है, ये थोड़ी ट्रिक एंट्री है, इसमें दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो अब सुभाष एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल आप क्या लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष इस केस में गिवर है, सुभाष हमको दे रहा है, सुभाष के द्वारा माल वापस आ रहा है, माल हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये नरेट नहीं किया गया कि कैश की ले रहे हैं, हो सकता है सुभाष हमारा फ्रेंड हो, सुभाष से हमने किसी और चीज के बदले ले लिया हो, कैश ना हो, किसी प्रकार की वस्तु का विनिमय कर लिया हो, कोई चीज उसको दे दी हो, मान लीजिए अपना सेलफोन दे करके उससे कुछ और परचेज कर लिया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो बात जब यहाँ पर्सनल अकाउंट की हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सुभाष। अब यहाँ सुभाष के आगे मैंने अकाउंट क्यों नहीं लगाया है गाइस? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुभाष जो है एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के नाम के आगे अकाउंट वर्ड हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो हम लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट में, और डेबिटेड अमाउंट 12,000 and credited amount is also 12,000, and the narration will be like this: being goods purchased from सुभाष। अब सुभाष किसी प्रकार का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, किसी प्रकार की दुकान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हम फोर्थ एंट्री की ओर जाएंगे। नाउ द फोर्थ एंट्री इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ बात फर्नीचर की हो रही है। अब पिछली बार हमने जो ओपन किया था अकाउंट, जो प्रीवियस सेकंड नंबर वाली एंट्री है, उसमें आप देखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये उससे सिमिलर लग रही है। आपने सीधे सोचा होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर देंगे, लेकिन 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 यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पे परचेज गुड्स नहीं किया गया है, यहाँ पे परचेज फर्नीचर किया गया है। और गुड्स जो होता है वो हमारा एसेट नहीं, एसेट होता है, और जो फर्नीचर होता है वो एसेट होता है। लेकिन गुड्स जो है, गुड्स वो एसेट है जिसे हम सेल करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, जो हमारे पार्ट ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस एंटरप्राइज का हिस्सा है। अब फर्नीचर क्या है? फर्नीचर, मान लीजिए मेरी एक दुकान है, मैंने वहां पे एक सोफा सेट खरीदा, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर्स आएंगे तो उस पर बैठेंगे, तो वो मेरा गुड्स थोड़ी है, वो मेरा स्टॉक थोड़ी है, मैं उसको बेचूंगा थोड़ी, वो तो मेरी पर्सनल थिंग हो गई। तो वो क्या है? वो मेरी एसेट है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है और अभी तक हम जान समझ चुके होंगे कि जो एसेट्स होती हैं वो हमारी रियल अकाउंट होती है। अब जब बात रियल अकाउंट की होती है तो यहाँ पे हमको एक हेडिंग मिलती है फर्नीचर और दूसरा अकाउंट मिलता है कैश। अब दोनों ही रियल अकाउंट है, तो सिंपल सा रूल लगाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहली एंट्री करेंगे, डेट है हमारी 5 जनवरी, डेट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, डेट है 5 जनवरी, और डेट 5 जनवरी में चूंकि एसेट आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो एसेट को हम डायरेक्ट फर्नीचर लिखेंगे, गुड्स ना लिख करके या परचेज ना लिख करके, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड
टू कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, किस लिए परचेज किया है? कैश के लिए परचेज किया है। कितने का परचेज किया है? 6,000 रुपए का परचेज किया है। तो अब यहाँ पे 6,000 रुपीज क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड में लिख देंगे। नरेशन इसका वही हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी 10th ऑफ जैन की, ये है पेड कैश टू सुभाष। अब यहाँ सोचने वाली बात आती है कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो 3rd नंबर वाली एंट्री पे 4 जनवरी वाली एंट्री पे लिया था, तो वहां पे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष था। इसका मतलब है कि हमने सुभाष से गुड्स को परचेज किया था, लेकिन वहां कैश की बात नहीं हुई थी, हमने कैश अकाउंट खोला भी नहीं था। इसका मतलब हमने उसका पेमेंट नहीं किया था। तो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, 10th ऑफ जैन को हम क्या कर रहे हैं, पेड कैश टू सुभाष। आज हम सुभाष को पैसे दे रहे हैं। तो इस केस में दो अकाउंट सामने आते हैं जो कि विजिबल हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं, कैश और सुभाष। तो हम पहले पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सुभाष को चेक करेंगे। तो सुभाष क्या है? सुभाष रिसीवर है और गिवर है। क्योंकि पेड कैश टू सुभाष हो रहा है तो सुभाष इज अ रिसीवर और रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। गॉट इट? एंड द सेकंड अकाउंट इज पेड टू कैश है। तो कैश क्या है? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, थोड़ी सी ट्रिक है। आप उसको अगर रूल्स को ढंग से पढ़े होंगे तो आपके जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएंगी। और दूसरी चीज, स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज कभी रट कर नहीं आती हैं, आप उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तभी वो आपको समझ में आएंगी। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ। अब पेड कैश टू सुभाष हो जाएगा, तो सुभाष डेबिटेड, सुभाष डेबिटेड टू कैश। अब हमारे बिजनेस से क्या गया? हमारे बिजनेस से गया कैश, और हमने किसको दिया? सुभाष को। सुभाष रिसीवर है और सुभाष पर्सनल अकाउंट है, इसलिए सुभाष को हमने डेबिट किया। और कैश रियल अकाउंट है, कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। एंड द अमाउंट विल बी 8,000 इन बोथ ऑफ साइड्स। नरेशन सेम है, नरेशन आप लोग कर सकते हैं। नरेशन वही हो जाएगा, बी कैश पेड टू सुभाष। Okay students, now the next entry is purchase goods from Ravi for cash. अब प्रीवियस एंट्री जो हमने इससे मिलती जुलती देखी थी, वहां पर क्या हुआ था कि हमने परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष किया था, लेकिन वहां ये नैरेटेड नहीं था कि कैश से पेमेंट हुआ है कि नहीं है। वहां पे कैश का जिक्र नहीं था, कैश का नाम नहीं था, इसलिए हमने वहां पे सिंपली सुभाष के अकाउंट को डेबिट करते हुए कैश को क्रेडिट कर दिया था। क्योंकि कैश क्या हो रहा था, व्हाट गोज आउट, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा था। सुभाष क्या कर रहे थे? सुभाष को उनको पैसा देना। तो सुभाष को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। सुभाष का हमने पेमेंट कर दिया, सुभाष की बात खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो यहाँ पे रवि चूंकि एक पर्सनल अकाउंट है और उसका कोई मतलब नहीं आता है अगर रियल अकाउंट अवेलेबल है। अगर रियल अकाउंट अवेलेबल है तो यहाँ पे हमारी सिंपल एंट्री बन जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल एंट्री हमारी हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब हमने यहाँ पे रवि की बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमने पेमेंट सीधे कैश से कर दिया है। रवि का हमको अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, हमको रवि को किसी तरह का पैसा नहीं देना है। अमाउंट यहाँ पे हम 7,500 जैसा क्वेश्चन में गिवन है नोट कर देंगे। और नरेशन यहाँ पर वही हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम रवि फॉर कैश, लेकिन उतना बड़ा नरेशन लिखना कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। स्टूडेंट्स, अब इस एंट्री में हमारे जो दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो ये हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश के जैसी ही एंट्री है, सेम कॉमन एंट्री है। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप समझ ही गए होंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि। अब यहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब जो माल है, जो गुड्स है, वो उधार में लिया हो गया होगा। तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब बॉट मशीनरी फॉर कैश, अब मशीनरी वर्ड आते ही हमको समझ जाना है कि क्या हुआ है हमारे बिजनेस में। एक एसेट आई है, एक एसेट आई है, एक संपत्ति आई है जो आगे चल के हमको प्रॉफिट देगी।
या जो हमारी संपत्ति है, हमारे बिजनेस की संपत्ति है, प्रोप्राइटर की संपत्ति। जो अब एसेट की बात आती है, चूंकि एसेट एक रियल अकाउंट है, तो मशीनरी क्या हो रही है, मशीनरी बॉट की हमने, तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है। तो व्हाट कम्स इन द बिजनेस इन अ केस ऑफ रियल अकाउंट, इट इज गॉट डेबिटेड। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। अब अगर हमने इसको कैश में परचेज किया है, किसी व्यक्ति से नहीं परचेज किया, जैसा कि हमारी एंट्री में लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपली टू कैश कर देंगे, टू कैश। अमाउंट आपका जो भी होगा, अमाउंट 8,000 रुपए का है, 8,000 रुपए आप दोनों कॉलम्स में लिख देंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। और नरेशन इसी तरीके से जैसे प्रीवियस हम करते आए हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अब गाइस लास्ट और लीस्ट एंट्री नहीं बल्कि लास्ट एंट्री है हमारी। अब इस एंट्री में हमको सिंपली देखना है, इसमें सिर्फ 2 वर्ड का यूज किया गया है, पेड रेंट। अब पेड रेंट इतनी छोटी एंट्री हो गई, तो इसको सिंपली क्या समझना है हमको कि इसमें 2 तरीके की बातें सामने आती है। अब रेंट पे कर दिया गया है, उसका भुगतान कर दिया गया, तो भुगतान हमारे यहाँ क्या होता है, कैश में होता है। तो कैश में होता है मतलब कैश रियल अकाउंट है, और कैश क्या हो रहा है, पे कर रहे हैं, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश सिंपली क्रेडिट हो गया। अब इसमें डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा रेंट। अब रेंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और चूंकि हम पे कर रहे हैं रेंट, तो ये हमारा एक एक्सपेंस हो जाएगा। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में कुछ भी अगर एक्सपेंस और लॉस है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एंट्रीज की, एक मिनट, सिंपल एंट्रीज की बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड। अब यहाँ पे हमने रेंट पेड के साथ कैश वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जब रेंट पे हो गया, इसका मतलब हमने भुगतान कर दिया है, तो हमसे मतलब नहीं कि भुगतान कैसे भी किया हो। और इसका अमाउंट जो भी होगा, इसका अमाउंट 400 रुपीज है, तो हम इसको क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड में लिख देंगे। और ये हमारा इसी के साथ आज का जो हमारा इलस्ट्रेशन था, ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब इसमें एक वर्ड जो आया था गुड्स, और गुड्स को हमने ना लिख करके परचेज के रूप में लिखा था, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गुड्स को हमने परचेज क्यों लिखा था। और तब तक के लिए अगर ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अकाउंटिंग से रिलेटेड क्लास 11th और 12th की प्रॉपर सीरीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।